आज मैं मोबाइल सेल कर रही हूँ। अच्छा जी, बस अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ, मैंने स्टार्ट नहीं किया। कर दे। मैं भी कर दूँ? हाँ कर दे। आई थिंक अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँ, इसको कवर अप करने से तो नहीं कुछ होता ना? नहीं, मैं पहले ऐसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट अब पढ़ दी दोबारा बिस्मिल्लाह। देखिए रेड कलर की लाइट ऑन की ना बहुत बस सकती रहे। Okay. From the desk of M.K. Bhutta, I am Asma with the pen name of Lakshmi. Today, my topic is Sir Thomas White. From classical poetry, there is a book of Sir Thomas White and Surya. ठीक है, लेकिन today we will only discuss about Sir Thomas White and his poems. First of all, I will tell you about some biography of Sir Thomas White, and after I will tell you about the poems and what is कि इसकी जो है किससे ये इन्फ्लुएंस था और इसकी पोइट्री में हमें क्या क्या थीम्स मिलते हैं और पोइम्स की कितनी टाइप्स होती हैं, और मज़ीद मैं आपको आज ये बताऊंगी कि राइमिंग स्कीम क्या होती है। ठीक है, यानी कि इसने जो जो सी टेक्निक्स इस्तेमाल किए हैं ना सर थॉमस वाइट ने एज अ पोइट, हम वो डिस्कस करेंगे, इसके थीम्स डिस्कस करेंगे और इसकी पोइम्स में और मज़ीद क्या क्या बातें वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर थॉमस वाइट जो है ही वॉज अ इंग्लिश सोनीटर था एंड अ लिरिकल पोइट। ठीक है, अभी आपने जस्ट सुनना है। ठीक है, उसके बाद मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी कि सोनेट क्या होता है, सोनेटर क्यों है ये। ठीक है, लिरिकल पोइम क्या होती है, लिरिकल पोइट इसको क्यों कहा गया है। ठीक है, वो फर्दर मैं डिस्कस करूंगी। इंग्लिश सोनेटर है। ठीक है, बेसिकली सोनेटर को आपने पोइट ही लेना है। सोनेटर का मतलब कोई डिफरेंट नहीं है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब यही है कि पोइट, सोनेटर भी पोइट को ही कहते हैं। एंड अ लिरिकल पोइट है वो सोनेटर है। बोर्न इन 1503 एट एलिंगटन कास्टल। एलिंगटन कास्टल इज द नेम ऑफ द प्लेस। ठीक है, एलिंगटन कास्टल में ये पैदा हुआ एंड डाइड इन 1542 एट द एज ऑफ 39। ठीक है, 39 की एज में जो है इसकी डेथ हुई थी। और कौन सी सेंचुरी बनती है ये, 16th सेंचुरी। ठीक है, 16th सेंचुरी का ये पोइट है और ये इन्फ्लुएंस्ड था पेट्रारैक से। पेट्रारैक जो है एक नेम है पर्सन का। ठीक है, और ये इटालियन सोनेटर था, यानी कि इटली में रहने वाला था ये। पेट्रारैक उसका नाम था। ठीक है, मोस्टली सर ने हमें पेट्रारैक पढ़ाया है, लेकिन इसकी जो है वैसे हम इसको प्रोनाउंसिएशन पेट्रारैक भी बोल सकते हो, पेट्रार्क भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, पेट्रार्क। ही ट्रांसलेटेड इटालियन सोनेट्स इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड था ये, यानी कि पेट्रारैक से ये इन्फ्लुएंस था, यानी कि पेट्रारैक ने जो अपने दौर में पोइट्री की थी उससे इन्फ्लुएंस होके इसने पोइट्री किया सर थॉमस वाइट ने। ठीक है, पेट्रारैक से। और इसने सर थॉमस वाइट ने क्या काम किया, इसने ट्रांसलेटेड इटालियन सोनेट्स इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि पेट्रार्क जो पर्सन था इसने इटालियन लैंग्वेज में सोनेट्स लिखे। ठीक है, तो सर थॉमस वाइट ने क्या किया, उन सोनेट्स को इसने ट्रांसलेट कर दिया इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि आज तक उससे पहले कभी भी किसी राइटर ने नहीं किया था ये काम। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर थॉमस वाइट वाज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश सोनेट्स, इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, और इसके अलावा इसने विज़िट किया इटली का। ठीक है, वहाँ से फिर ये इन्फ्लुएंस्ड हुआ था इससे पेट्रारैक से। इटली का इसने विज़िट किया, स्पेन का, फ्रांस और मैनी अदर कंट्रीज़ जो हैं इसने विज़िट किए हैं। उसके बाद इसकी जितनी भी पोइम्स हैं वो ये पब्लिश हुई हैं आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, कोई भी इसकी पोइम यानी कि इसकी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम जो है पब्लिश नहीं हुई थी। अब ये पेट्रार्क के बारे में अगर अलहदा से आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ यानी पेट्रार्क, हु इज़ पेट्रार्क, तो आप कह सकते हो ही इज़ एन इटालियन सोनेटर। ठीक है, और इसको कहा जाता है नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म।
ठीक है, इंसानियत का बाप इसको माना जाता है। एंड ही बिकेम द मॉडल फॉर द लिरिकल पोइट्री। ठीक है, लिरिकल पोइट्री में इसने बहुत ज़्यादा काम किया था। इस वजह से इसको एज अ मॉडल, लिरिकल पोइट्री एज अ मॉडल, इसके काम को एज अ मॉडल देखा जाता है। कैन आई रेज इट? सर थॉमस वाइट की पोइम्स जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं उससे एक पेज पहले एक पेज होगा जो थोड़ा सा यानी ब्लैंक होगा, वहाँ पे मैं आपको अभी कुछ चीज़ें लिखवाती हूँ, वो आप लिख लें। ये वाला, ठीक है, जहाँ से इसकी पोइम स्टार्ट हो रही है ना, ये फ्रंट पे ऐसे ये पेज है आपके सामने। ठीक है, यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवाने लगी हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। पेज नंबर क्या है? मेरी बुक का पेज बन रहा है 139। आई एम गोइंग टू टेल यू कि इसकी पोइट्री के अंदर, इसकी जितनी भी पोएम्स है थॉमस वाइट की, इसकी पोइट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, या आप इनको थीम्स कह सकते हैं कि इसकी पोइट्री के अंदर क्या क्या थीम्स हैं। ठीक है, बेसिकली सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी जितनी भी पोइम है इसके अंदर आपको वो डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ नहीं मिलेंगे। ये एक ही टॉपिक पे बात करता है और वो है लव। ठीक है, लव के ऊपर ये बात करता है। Love, sex, personal emotions, fickleness of the beloved, complaints, disloyalty, uncertainty, hopelessness, sensitivity, subjectivity, ये कॉल आ रही है किसी का क्या मतलब है? बगावत करना। एक बार मैं लिख लूँ ना, फिर आई विल एक्सप्लेन। The faint mood of the lover,
dilemmas of acceptance and rejection. बड़ी टाइम की ना बनने You are late. Demand of love and justice. Agony. Frustration. Tiredness. रिजेक्शन के बाद है डिमांड ऑफ लव एंड जस्टिस. लव में ये सब चीजें होती हैं. अब लव का सही एक्सप्लेन कर. लव एंड जस्टिस. सिंपल लव की अगर बात करोगे तो इट्स मीन कि वो अपने इमोशंस की बात कर रहा है, लेकिन जब हम लिखते हैं कि डिमांड ऑफ लव, इट्स मीन कि वो कुछ डिमांड करना चाह रहा है, जस्टिस चाह रहा है. ये अगर डिमांड ऑफ लव एंड जस्टिस को आप उसके डिज़ायर्स भी लिख सकते हो. सर थॉमस वाइट की पूरी तमाम तर इसकी पॉइंट्स के अंदर आपको ये तमाम तर चीज़ें मिलती हैं. बेसिकली सबसे बेसिक बात यह है कि उसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो एक ही है, वो लव के ऊपर बात करता है, ठीक है. और उसकी पॉइंट्स में कोई भी उसकी पोइम या कोई भी उसकी बात जो है वो हमें ये शो नहीं करती कि उसकी पोइम को कोई जीत हासिल हुई है, विक्ट्री हासिल हुई है. यानी वो सिर्फ हमेशा दुख, अफसोस और अपने जो हैं हमेशा वो दुखी बातें करता है कि यानी उसको मोहब्बत ने कुछ नहीं दिया, ठीक है. और वो हमेशा जो है वो अपनी बिलवड से कभी रिक्वेस्ट करता हुआ नज़र आता है, कभी डिमांड करता हुआ नज़र आता है, कभी वो मायूसी का इजहार करता है, कभी कहता है कि मैं अपनी बिलवड को जो है वो छोड़ना चाहता हूँ, या शी इज़ अटैच्ड विद समबडी एल्स. तो और वो कहता है इस वजह से मैं उसको अब छोड़ना चाहता हूँ, मैं उसके साथ मज़ीद जो है अफेयर्स नहीं बना सकता या नहीं रख सकता, उसके साथ अटैचमेंट नहीं रख सकता. तमाम तर इसकी पॉइंट्स में यही तमाम तर बातें मिलती हैं आपको. इसके अंदर, इसकी पूरी पोइट्री के अंदर आपको कोई जेंगो किस्म का कोई हीरो नज़र नहीं आएगा, ठीक है. ना ही इसकी पोइट्री के अंदर आपको कोई बम्बास्टिक किस्म की लैंग्वेज दिखाई देगी, ठीक है. सिंपल मूड में ये लिखता है, ठीक है. थोड़ा बहुत बोरिंग भी हो जाती है इसकी पोइट्री, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है. फिलोसॉफिकल इसके अंदर डायलॉग्स नहीं आपको मिलेंगे, जैसे कि आप मिल्टन को पढ़ चुके हो, ठीक है, कि फिलोसफिकल डायलॉग्स हो रहे हैं, जेंगो किस्म का राइटर है, बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, वैसे इसमें आपको कोई बात नहीं मिलेगी. सर जस्ट एक लव के ऊपर डिस्कशन है, ठीक है, और वो बस अपनी दुख का इजहार कर है अपनी पोइट्री के अंदर, ठीक है. बेसिकली सर थॉमस वाइट को पढ़ने का मकसद ये है, या इसको रीड आउट करने का मतलब ये है कि हम ये सीख जाएं कि पोइट्री लिखी कैसे जाती है, और हम ये सीख जाएं कि पोइट्री जब एक पोइम लिखी होती है तो उसके अंदर
क्या क्या नेसेसिटीज़ होती हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सर थॉमस वाइट को पढ़ के आप खुद से पोइम लिखोगे। हमने भी लिखी थी, जब हम लोगों ने पार्ट 1 में थे तो हम सब ने एक एक सोनेट खुद से लिखा था ज़ाती तौर पे। तो ये आपको सर थॉमस वाइट का पढ़ना हमें ये सिखाता है कि हमें राइमिंग स्कीम हमने कैसे बनानी है, कि राइमिंग स्कीम होती क्या है, एक पोइम के अंदर राइमिंग स्कीम क्या होती है, मीटर क्या होता है, उसकी रिदम कैसे चेक करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें सर थॉमस वाइट को पढ़ के हमें दिखाई देती हैं। ओवरऑल इसकी पोइट्री के अंदर इसकी पोइट्री आपको कोई बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं देगी, ठीक है। तो इसकी पोइट्री में ये मेजर थीम्स हैं कि वो मोहब्बत के ऊपर बात करता है, सेक्स, पर्सनल इमोशंस, ठीक है। और मेजर इसकी पोइट्री में बात यह है कि पर्सनल इमोशंस की ये बात करता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी की ये बात नहीं करता, हमेशा सब्जेक्टिविटी की बात करता है। सब्जेक्टिविटी का क्या मतलब हुआ, यानी अपनी ज़ात से रिलेटेड बात करना, अपने बारे में बात करना। जबकि ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि दूसरों की बात करना, मोशे की बात करना, मोशे के मसाइल की बात करना, या किसी दूसरे शख्स के प्रॉब्लम्स की बात करना, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिविटी पे बिल्कुल बात नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करता है, सब्जेक्टिव होके बात करता है, अपने इमोशंस और फीलिंग्स की बात करता है। फिकलनेस ऑफ द बिलवड, और ये बात करता है फिकलनेस ऑफ द बिलवड। फिकलनेस का मतलब होता है चेंजेबल नेचर, ठीक है। यानी ये अपनी पोइट्री में ये दिखाता है अपनी पोइम्स के ज़रिए कि जो बिलवड होती है वो उसके मूड जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। वो लॉयल नहीं कभी रहती, ये वो बताता है। कंप्लेन्स करता है ये अपनी बिलवड से। डिसलॉयल्टी की बात करता है। अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी की कैफियत ये बयान करता है। इसको किसी भी अपनी बिलवड के किसी भी बात पे या किसी भी अंदाज में इसको कोई सर्टेन चीज़ नज़र नहीं आती, हमेशा ये अनसर्टेन रहता है, होपलेस रहता है हमेशा। बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी इसकी पोइट्री में पाई जाती है। सब्जेक्टिविटी जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। डिफेंड मूड ऑफ द लवर, ठीक है। डिफेंड का मतलब होता है बगावत करना, ठीक है। इसका इस तरह का मूड लवर का हमें नजर आता है। इसके डिलाइमाज यानी उलझने हमें नजर आती हैं। डिलाइमाज किस चीज़ के, ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। इसके कभी ये कहते हैं हाँ जी मैं अपनी बिलवड को आ जाओ जी मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो कभी जो है ये उसको रिजेक्ट करता है, ठीक है। यानी कभी उसको एक्सेप्ट करता है, कभी रिजेक्ट। कंफ्यूजन की जो है ना ये सिचुएशंस में रहता है। इस तरह के जो है ना इसके साथ डिलेमास जो है वो चलते रहते हैं, कभी एक्सेप्ट करे कभी रिजेक्ट। यानी कि मुख्तलिफ पॉइंट्स में हमें इसकी कोई हमें पता नहीं चल रहा होता कि एक्चुअली ये किसी एक पॉइंट पे आना चाहता है या नहीं आना चाहता, कंफ्यूजिंग सिचुएशन में रहता है। डिमांड ऑफ लव एंड जस्टिस, और ये अपनी बिलवड से डिमांड करता है लव की और जस्टिस की। जस्टिस का क्या मतलब है, यानी कि वो हमेशा यही सोचता है कि उसकी जो मोहब्बत है वो वन साइडेड है, ठीक है। उसकी बिलवड जो है वो उसको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही और वो उससे जस्टिस की जो है वो उम्मीद रखता है। एग्नी जो है इसको हर वक्त लाहक रहती है। फ्रस्ट्रेशंस का शिकार होता है। टायर्डनेस, थकावट का जो है वो इजहार करता है। डिस्पेयर, उलझन, परेशानी। आप इतनी दूर रहेंगी मोबाइल से तो ये मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। एक कान से लगाया हुआ आपने? ओके, दैट्स राइट। अच्छा, और इसकी पोइट्री के अंदर हमें कौन कौन सी ऐसी बातें मिलती हैं जो इसकी पोइट्री को कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, कॉम्प्लिकेटेड बनाती हैं। वो क्या है कि ये पैराडॉक्सिस का इस्तेमाल करता है, एपिग्राम्स का इस्तेमाल करता है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता है। पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि ऐसी स्टेटमेंट जो कि बज़ाहिर तो एब्सर्ड नज़र आए, यानी कि बज़ाहिर तो बेतुकी सी स्टेटमेंट नज़र आए। कोई भी ऐसी बात जो हमें दिखने में या पढ़ने में या कहने में बेतुकी सी लगे, फजूल सी लगे, लेकिन उसके अंदर जो है ना एक डीप ट्रूथ मौजूद हो। आयरनी नहीं, वो तो चीज़ है, वो तो स्टायर की सेंस में आ जाती है ना, तंज करना। वो तो स्टायर और आयरनी वो एक डिफरेंट चीज़ है, पैराडॉक्स और है, ठीक है। एपिग्राम्स का मीनिंग होता है विटी स्टेटमेंट्स, ठीक है, अकली बातें करना। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स यानी कि अपनी ज़ात के बारे में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इसकी पोइट्री में पाए जाते हैं।
ठीक है। और इन तमाम चीज़ों का जो यूज़ है वो इसकी पोइट्री बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है इसकी पोइट्री को किसी हद तक कॉम्प्लिकेट बना देता है। पैराडॉक्स मतलब कि मतलब कोई ऐसी बातों की बात करना जिसके अंदर कोई ट्रुथ मौजूद हो, जो बज़ाहिर तो हमें एब्सर्ड नज़र आ रही हो, यानी कि वो फजूल सी एक बात लग रही हो, एब्सर्ड सी लग रही हो, शक और शुबे वाली लग रही है। हाँ, लेकिन उसके अंदर एक जो है गहरा सच मौजूद हो। ठीक है, इसको हमें डीपली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है कि पैराडॉक्स क्या होता है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन अगर जब आप इसको एक ड्रामा आप लोग आगे पढ़ोगे, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, उसमें है ही सारा पैराडॉक्सेस एपिग्राम्स, उसमें आपको बहुत क्लियर होगा कि क्या चीज़ होती है पैराडॉक्स। ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, और अगर ये बातें आपको समझ आ जाती हैं, इट्स मीन कि आपने ना सिर्फ वाइट को पढ़ लिया, आपने ये भी समझ लिया कि एक पोइम को लिखा कैसे जाता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से कोई अगर स्ट्रेस नहीं है, अगर वैसे कोई जो है बताना चाहे कि पोइम क्या होती है, आप लोग क्या सोचते हो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोइम, पोइम का मतलब क्या हो सकता है? अपने इमोशंस को बयान करना। राइट, और कोई बता सकता है? ब्यूटी, नेचर, लव। राइट हम लोग लिख रहे होते हैं। राइट I राइट tend to get pleasure through senses. राइट, एक्सीलेंट। पोइम बेसिकली, पोइम इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी आर्ट। ठीक है, लिटरेरी आर्ट की एक किस्म का हम कह सकते हैं कि पोइम जो है, पोइम इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी आर्ट इन विच वर्ड्स आर यूज्ड to aesthetically deliver the meaning or simple a story out of human experiences.
मीन्स के इंसान अपनी ज़िंदगी से, एक पोइट या एक राइटर अपनी ज़िंदगी से जो भी एक्सपीरियंसेस गेन करता है, उन एक्सपीरियंसेस को आर्टिस्टिकली तौर पे वर्ड्स की सूरत में बयान कर देना, ठीक है। उसमें इमोशंस भी आ सकते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन अब उससे आगे फिर डिटेल मज़ीद है कि पोइम किसी एक हद तक महदूद नहीं है, पोइम की बहुत सी टाइप्स हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ पोइम्स, बेसिकली जो पोइम्स की जो टाइप्स होती हैं वो 2 होती हैं जो मोस्ट फेमस होती हैं। एक होता है सोनेट और सेकंड होता है बैलेड। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 पोइम टाइप्स ऑफ पोइम्स लिखी हैं, सोनेट एंड बैलेड, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको ओड के बारे में भी बताऊंगी, ओड, ठीक है, पेस्टोरल, ठीक है। फोकस हमारा आज की जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है असल में कि हमने सोनेट पे डिस्कशन करनी है, ठीक है, क्योंकि सर थॉमस वाइट का ताल्लुक जो है वो सोनेट्स लिखने से है, सोनेट की हम बात करेंगे। लेकिन आई वांट टू डिफरेंशिएट कि आपको ये पता होना चाहिए कि पोइम्स की जो हैं वो टाइप्स क्या हैं और वो किस किस वजह से, अगर बैलेड लिखा जा रहा है तो उसमें क्या चीज़ हम डिस्कस करेंगे, यानी किस बारे में हो वो पोइम, तो हम उसे बैलेड कह सकते हैं, ठीक है। सोनेट अगर पोइम है तो उसमें किस बारे में चीज़ होनी चाहिए, क्या उसमें लिखें तो हम उसे सोनेट कहें, ठीक है। ओड के अंदर क्या होता है, पेस्टोरल भी एक पोइम की टाइप है, उसमें क्या होता है। अब सोनेट, ठीक है, हम कहते हैं कि ये पोइम लिखी हुई है कोई, ठीक है, सोनेट है पोइम ही, लेकिन हम कहें सोनेट को कहेंगे दैट सोनेट इज अ टाइप ऑफ पोइम, कि ये पोइम की एक किस्म है, ठीक है। सोनेट में क्या क्या क्वालिटीज आ जाती हैं सोनेट के लिए, सोनेट जो होता है लिरिकल होता है, लिरिकल इन नेचर, लाइन्स पोइम, 14 लाइन्स पर मुश्तमिल ये पोइम होती है। एक्सप्रेसेस पर्सनल फीलिंग्स, ठीक है, राइमिंग स्कीम, and meter, expresses personal feelings, rhyming scheme and meter is required. Little bit complex. जब भी आपके सामने कोई सोनेट लिखा हुआ आए या आपसे कोई पूछे कि सोनेट क्या होता है, then you can say a short poem with 14 lines which expresses the personal feelings or emotions. ऐसी पोइम जो कि 14 लाइन्स पर मुश्तमिल हो और पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही हो, और उसके अंदर राइमिंग स्कीम और मीटर का होना भी बहुत ज़रूरी है। फर्दर आई विल टेल यू कि राइमिंग स्कीम और मीटर क्या है। और लिटिल बिट जो है ये पोइम कॉम्प्लेक्स होती है, सोनेट जो होता है वो लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट बैलेड, व्हाट इज बैलेड। सर थॉमस वाइट ने सिर्फ सोनेट नहीं लिखे, इसने ओड भी लिखे हैं, ठीक है, इसने सॉन्ग्स भी लिखे हैं, सोनेट भी लिखे हैं। बैलेड जो होती है वो ब्रीफ होती है,
ब्रीफ फॉर्म में होती है। एंड possesses daily matters from the world of emotions and beauty. And has a stanza structure it can speak of comedy, tragedy, romance, ठीक है। लिरिकल सोनेट जो होता है लिरिकल इन नेचर होता है। बैलेड जो होती है वो भी लिरिकल इन नेचर होती है। सोनेट के लिए एक फिक्स्ड स्टैंजा स्ट्रक्चर होता है, पार्टिकुलर स्टैंजा स्ट्रक्चर होता है। 14 लाइंस पे मबनी एक पोइम होती है और ये एक्सप्रेस करती है पर्सनल फीलिंग्स को। इसके अंदर राइमिंग स्कीम और मीटर का होना ज़रूरी है सोनेट लिखने के लिए। और बैलेड क्या है, ये एक ब्रीफ पोइम होती है, ठीक है। और इसके अंदर किस बारे में बात की जाती है, डेली मैटर्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इमोशंस एंड ब्यूटी और इमोशन की दुनिया से डेली मैटर्स जो रोज़मर्रा के मामलात होते हैं उस पर डिस्कस होता है। इसके लिए भी इसका एक स्टैंजा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। और बैलेड जो है वो कॉमेडी भी हो सकती है, ट्रेजेडी भी लिखी जा सकती है, रोमांस की भी बात हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये ब्रीफ कितनी होती है, मतलब सोनेट से भी छोटी होती है बैलेड? हाँ, कह सकते हैं। ये बात जहन में रखें कि जो सोनेट है ना उसके लिए एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। मैंने लिखा है 14 लाइंस होनी चाहिए, लेकिन बैलेड के लिए कोई यानी कि उस तरह नहीं है। लेकिन हम ये ब्रीफ से अंदाज़ा के मुख्तसर हम अंदाज़ा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिक्स नहीं है कि इतनी ही लाइंस पे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो ओड होता है, ओड और पेस्टोरल, इसके ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको दे रही हूँ, जिसका हमारे इस पोइट्री के साथ नहीं ताल्लुक है, सर थॉमस वाइट के साथ। ओड जो है उर्दू में आप इसको कह सकते हो गज़ल, ठीक है। ओड का क्या मतलब है, गज़ल, ठीक है। यानी कि इट एक्सप्रेसेस द ब्यूटी ऑफ समथिंग और समबडी इन द स्टाइल ऑफ एड्रेस, ठीक है। यानी कि किसी इंसान को एड्रेस करने के स्टाइल में किसी शख्स की ब्यूटी या किसी चीज़ की ब्यूटी को बयान करना जो है ओड कहलाता है। जैसे कि हम पार्ट 2 वाले जो हैं हमने पढ़ा है वो उसको, हाँ, इसको जॉन कीट्स को, ठीक है। उसके अंदर जैसे ग्रेशियन अर्न को देख लें तो वो अपनी लाइन ही ऐसे स्टार्ट करता है कि दाओ स्टिल अनरेविश ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। हालांकि वो किसकी तारीफ कर रहा है, एक चीज़ की, ठीक है। एक सपोज जॉन कीट्स आप पार्ट 2 में पढ़ोगे, उसने एक मर्तबान है, ठीक है, मर्तबान की खूबसूरती की तारीफ की है और वो कहता है उस मर्तबान को दाओ स्टिल अनरेविश ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, कि तुम अनछुई दुल्हन की तरह खूबसूरत सजे हुए हो, मर्तबान को कहता है वो, ठीक है। तो इट्स मीन के वो उसके तमाम तक जितनी भी उसने लिखे हैं उसको ओड्स कहते हैं, ठीक है। तो ओड का यही मतलब है किसी चीज़ की या किसी शख्स की खूबसूरती को बयान करना इन द स्टाइल ऑफ एड्रेस।
है, पेस्टोरल, 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 इन अ पेस्टोरल, पेस्टोरल एक्सप्रेसेस द ब्यूटी ऑफ रूरल एंड रस्टिक लाइफ, ठीक है, यानी कि किसी देहात की खूबसूरती को या किसी सादा सी किसी चीज़ की खूबसूरती को जो है बयान करना, उसको हम कहते हैं पेस्टोरल। रूरल, देहाती, रूरल लाइफ एंड ब्यूटी, किसी देहात की खूबसूरती को बयान करना। यस, I told you that there are many types of poems, ठीक है, sonnet is a type of poem, ठीक है, pastoral is a type of poem, लेकिन sonnet में क्या होगा, पर्सनल फीलिंग्स एक्सप्रेस हो की जाएंगी, ठीक है, पर्सनल फीलिंग्स एक्सप्रेस होती हैं। पेस्टोरल में क्या होता है, किसी देहात की जिंदगी, देहाती जिंदगी या देहात की खूबसूरती के बारे में बात होती है। ओड क्या होता है, किसी शख्स की या किसी चीज की खूबसूरती को बयान किया जाता है ओड के अंदर। राइट, बैलेड, बैलेड, बैलेड में भी वर्ड्स ऑफ इमोशंस और फीलिंग्स से, हाँ, डेली मैटर्स पे डिस्कस किया जाता है, और ये इसमें कॉमेडी भी हो सकती है, ट्रेजेडी भी हो सकती है, ठीक है, रोमांस पे भी बात हो सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि लिरिकल, ये आप लोगों को समझ आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई, ठीक है। लिरिकल पोइम, ठीक है, अब लिरिकल जो पोइम है इसको आपने ये नहीं लेना, जैसे अभी तो मैंने ऊपर टाइप्स डिस्कस की थी ना पोइम्स की, ये मैंने 4 टाइप्स डिस्कस की हैं, और भी मजीद टाइप्स होंगी लेकिन हम उनकी डिटेल में नहीं जा रहे। लिरिकल पोइम है ये, आपने इसको ऐसे नहीं लेना कि ये कोई स्पेसिफिक टर्म है या कोई स्पेसिफिक टाइप है पोइम की, ठीक है। मैं कहती हूँ कि सोनेट है, सोनेट भी लिरिकल हो सकता है, पेस्टोरल हो सकता है, मे बी ओड लिरिकल हो सकता है, बैलेड भी लिरिकल हो सकता है, ठीक है, या मैं यूं कह लूं सोनेट लिरिकल होता है, ओड भी लिरिकल होता है, बैलेड भी लिरिकल होता है, ठीक है। अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसको लिरिकल बनाती हैं, मुझसे कोई पूछ ले कि कौन सी ऐसी चीज है जो सोनेट, अच्छा आप कह रही हैं कि सोनेट लिरिकल है, तो कैसे है, एक्सप्लेन करें, ठीक है। सोनेट लिरिकल पोइम के अंदर, ठीक है, लिरिकल पोइम कंटेन्स ठीक है, लिरिकल पोइम के अंदर बहुत सी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। इट कैन बी फ्री इन वर्स, विदाउट एनी फिक्स्ड राइमिंग स्कीम, किसी भी पोइम के लिरिकल होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि लिरिकल पोइम के अंदर बहुत सी पोइम्स की टाइप्स इंक्लूड होती हैं, ठीक है। लिरिकल पोइम के अंदर कोई स्पेसिफिक स्टैंजा स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी नहीं है कि 14 लाइंस की होनी चाहिए, ये 14 लाइंस की होगी तो लिरिकल होगी।
5 लाइन की होगी तो लिरिकल होगी, 10 लाइन की लिखेंगे तो लिरिकल होगी। ठीक है, इसके लिए कोई स्टैंजा स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी नहीं है, फ्री इन वर्स होती है ये। ठीक है, अगर कोई पोइट है, वो अगर एक पोइट है, उसने अगर 20 लाइन्स की पोइम लिखी है, दैट कैन बी अ लिरिकल। एक पोइट है, उसने 5 लाइन्स की पोइम लिखी है, दैट कैन बी अ लिरिकल। ठीक है, फ्री इन वर्स होता है विदाउट एनी फिक्स्ड राइमिंग स्कीम। इसके अंदर कोई फिक्स्ड किसी राइमिंग स्कीम का होना ज़रूरी नहीं है। जब मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगी कि राइमिंग स्कीम क्या है, तो आपको ये सारी बातें फिर से रिकॉल हो जाएंगी, सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, फिक्स्ड राइमिंग स्कीम का होना ज़रूरी नहीं है। और लिरिकल पोइम की एक बात बस आप याद रखें, कुछ भी याद ना रहे तो लिरिकल, कोई पूछे कि लिरिकल क्या है, तो लिरिकल एक ऐसी पोइम होती है जिसके अंदर इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाए और जो म्यूजिकल टच दे। ठीक है, हमारे कानों को सुनने में जो म्यूजिकल टच दे उसको हम लिरिकल कहते हैं। लिरिकल का अगर आप उर्दू में मतलब देखो लो तो उसका मतलब होता है दुखी गीत। ठीक है, यानी कि दुखी गीत के एक ऐसी पोइम। अब लिरिकल, कोई सॉन्ग भी तो लिरिकल हो सकता है, हम सॉन्ग सुनते हैं, हर कोई सुनता है। अगर आप किसी शो को देखो, टीवी पे अक्सर जो म्यूजिकल शोज आ रहे होते हैं, ठीक है, तो वो अक्सर ही सुनने में आता है कि ये एक लिरिकल सॉन्ग है। ठीक है, क्यों हम उसे लिरिकल कहते हैं? क्योंकि एक उसके अंदर पर्सनल इमोशंस एक्सप्रेस हो रहे होते हैं और उसके अंदर जो है सैडनेस होती है और उसके अंदर म्यूजिकल टच होता है। ठीक है, इसी तरह पोइम्स के साथ है कि पोइम जो है, ऐसी पोइम, ऐसी एक शॉर्ट पोइम जो कि इमोशंस एक्सप्रेस कर रही हो और हमारे कानों को म्यूजिकल टच दे रही हो, तो उसे हम लिरिकल कहेंगे। अब अगर सोनेट है तो ये इमोशंस एक्सप्रेस करता है। ये तमाम तरह जितनी भी टाइप्स हैं, ठीक है, चाहे इमोशन किसी भी तरह के ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं और ये हमारे कानों को सुनने में जो म्यूजिकल टच देते हैं, इस वजह से इनको हम लिरिकल का नाम देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम राइमिंग स्कीम की। एक पोइम के अंदर राइमिंग स्कीम क्या होती है? ऐसे वर्ड्स जो वर्ड्स दैट साउंड्स द सेम, यानी कि जो एक जैसी, ऐसे वर्ड्स जो एक जैसी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो या एक जैसी साउंड दे रहे हो, उनको हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, इनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। क्या कर रही है? ऐसे वर्ड्स जो एक जैसी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, मसलन के हाँ, कैट, बैट, एक जैसी साउंड दे रहे हैं ना। ठीक है, नाइस, माइस। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो एक से ऐसी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो उनको कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। Can produce the same sound. Yes, words that produce the same sounds are called rhyming words. और ऐसे वर्ड्स जो कि सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हों और लाइन के एंड में आ जाएं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं, जैसे ये वर्ड्स अभी मैंने लिखे हैं, कैट, रैट कह लें। ठीक है, ठीक है, ये एक जैसे वर्ड्स हैं। अगर ये लाइन के एंड में आ रहे हैं सपोज, तो इनको हम क्या कहेंगे फिर? एंड राइम्स। ठीक है,
अब राइमिंग स्कीम क्या होती है? राइमिंग स्कीम का फिर मतलब ये हुआ कि लाइन के अंदर मौजूद, लाइन मीन्स के राइमिंग स्कीम का मतलब ये हुआ कि लाइन के अंदर मौजूद राइमिंग वर्ड्स कहाँ कहाँ हैं उनको चेक करना, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स आप ये ले सकते हो कि एक पोइम के अंदर मौजूद जितनी लाइंस हैं उसके पैटर्न को चेक करना कि उसका पैटर्न कैसा है, राइमिंग वर्ड्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये राइमिंग स्कीम है। जैसे मैं यहाँ लिखूं, मैं लिखती हूँ कि माई कैट इज नाइस, माई कैट ठीक है। सपोज अगर मैंने ये लाइन लिखी है तो जहां जहां जो वर्ड्स होंगे जो कि सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे होंगे उसको हम लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे आ, अब ये इससे मिलती जुलती साउंड है ना, तो ये भी आ से डिनोट होगी। अगर आगे जाके सपोज कुछ और आ जाता है, यहाँ पे कैट, बैट, ठीक है, कुछ और आ जाता है, तो फिर ये साउंड चेंज हो गई ना। ये मिलती जुलती साउंड थी, इसको हमने आ से डिनोट कर दिया, ठीक है, सेम लेटर से। ये भी मिलती जुलती साउंड है तो इसको हम फिर बा से डिनोट करेंगे। इसी तरह जब आगे चेंज होगी तो फिर खा खा, डा डा, ऐसे चेंज होता जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज कर देती हूँ, नाइस, यहाँ पे मैं कैट लिखती हूँ, फिर मैं नीचे माइस लिखती हूँ और फिर मैं बैट अगर लिखती हूँ, तो अब आप मुझे बताएं राइमिंग स्कीम कैसे बनेगी। साउंड कहाँ सेम प्रोड्यूसर है, यहाँ आ रही है और यहाँ आ रही है, इसका मतलब है आ इधर आएगा और यहाँ पे बा इधर आएगा, तो क्या बन गया राइमिंग स्कीम, क्या बन गई, आबा, ठीक है। यहाँ पे सेम साउंड की तो राइमिंग स्कीम क्या बनी, आ बा। इस तरह राइमिंग स्कीम को चेक करते हैं, ठीक है। इसी तरह होता तो नहीं है आपकी चीजें जो है ना, वो आपकी राइमिंग स्कीम जो होती है आ इकट्ठा ही होता है मैक्सिमम पॉइंट्स के अंदर। अभी अगर अलग भी नहीं, और वैसे भी हम इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा राइटर्स हैं और कितनी, और हर राइटर जो है वो मुख्तलिफ तरीके से लिखता है, मुख्तलिफ अंदाज से लिखता है, तो किसी की भी राइमिंग स्कीम या पोइम की राइमिंग स्कीम एक फिक्स हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। वो हर पोइट का अपना अपना अंदाज है। हाँ, अगर जॉन डन को देखें उसकी अपनी एक राइमिंग स्कीम है और सर थॉमस वाइट के जो है इसका अपना एक स्टाइल है लिखने का। अब हम बात करते हैं राइमिंग स्कीम का, आपको पता चल गया, ठीक है। हाँ, मीटर वो अब उससे अभी बाद में डिस्कस करती हूँ। पहले आप ये जान लें कि जो अब हमने बात की थी कि वाइट, सर थॉमस वाइट जो है वो किससे इन्फ्लुएंस था, पेट्रॉर्क से, ठीक है। पेट्रॉर्क जो कि इटालियन सोनेटर था। अब हमें यहाँ पे डिस्कस करने वाली बात यह है कि अगर वो इटालियन जो सोनेटर था पेट्रॉर्क उससे इन्फ्लुएंस था, तो फिर इटालियन सोनेट, ठीक है, और ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, पेट्रॉर्क ने। और इंग्लिश सोनेट किसने इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है। अब हमने ये डिफरेंशिएट करना है कि इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इटालियन सोनेट जो है वो क्या होना चाहिए, उस पेट्रॉर्क ने क्या किया, उसने कहा कि अगर किसी ने सोनेट लिखना है ना तो फिक्स है कि वो 14 लाइन का ही लिखेगा, ठीक है, फिक्स 14 लाइंस। उसने कहा कि 14 लाइंस का ही सोनेट होता है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं होता, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। और इसकी पोइट्री के अंदर, पेट्रॉर्क की पोइट्री के अंदर फिक्स्ड ही राइमिंग स्कीम होती थी। जैसा कि अभी आपने बात की
कि राइमिंग स्कीम एक जैसी होती है, तो पेट्रार्क ऐसा राइटर था जिसने अपनी पोएम्स के अंदर राइमिंग स्कीम जो थी उसको फिक्स्ड ही रखा, ठीक है, चेंज नहीं किया। मीटर और राइमिंग स्कीम को उसने कहा कि ये फिक्स्ड होता है पोएम में, ठीक है, और 14 लाइंस के जो है वो एक सोनेट होता है। इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और इसकी पेट्रार्क की राइमिंग स्कीम क्या थी? इसकी पोएम जो थी वो 14 लाइंस पे मुश्तमिल थी, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। 14 लाइंस अरेंज कैसे करता था वो, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 8 लाइंस ऊपर हैं, ठीक है, उसके बाद 6 लाइंस इस साइड पे हैं, तो ये 14 लाइन का सोनेट कंप्लीट है। ये पेट्रार्क का पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ, पेट्रार्क जो था वो इस पैटर्न पे लिखता था। अब इन 8 लाइंस को, यानी कि 1 2 3 4 लाइंस का एक क्वार्टरन होता है, ठीक है। 4 लाइंस जब मिलती हैं तो 4 लाइन का को क्या कहते हैं? 1 क्वार्टरन, ठीक है। और नीचे वाली 1 2 3 4 इसको भी कहेंगे कि 1 ये क्वार्टरन है, ठीक है। यानी कि 8 लाइंस कंसिस्ट ऑफ 2 क्वार्टरन्स, ठीक है, और 6 लाइंस जो हैं इनको, जो 3 लाइंस हैं उनको क्या कहेंगे? टर्सेट्स, ठीक है। 3 लाइंस को टर्सेट्स और नीचे वाली भी 3 लाइंस को टर्सेट्स। और इसको जब हम, अगर कोई पूछे कोलेक्टिवली, अगर कोई पूछ ले कि ये पूरी 8 लाइंस, जो ये ऊपर वाली 8 लाइंस हैं, इनको हम क्या कहेंगे? तो कोलेक्टिवली इनको हम ऑक्टेव कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाली 6 लाइंस को कोलेक्टिवली हम सेस्टेट कहते हैं, ठीक है। 8 लाइंस, यानी कि 8 लाइंस का ये पूरा जो है ये एक ऑक्टेव है, इसको नाम दिया गया है ऑक्टेव का। अगर सेपरेटली देखें तो हम कहेंगे कि 4 लाइंस का एक क्वार्टरन होता है, ठीक है। नीचे वाली जो 6 लाइंस हैं उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं इट इज़ अ सेस्टेट, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको डिवाइड करके देखेंगे कि 3 लाइंस को क्या, अगर सेपरेटली कोई कहे कि 3 लाइंस को क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे टर्सेट्स। क्लियर हो गया ये बात? ठीक है, डाउट है कोई तो आप पूछ लें क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कलेक्टिवली फिर जो है 14 लाइंस का इस तरह से हाँ सोनेट बनता है। और इंग्लिश सोनेट जो है, इंग्लिश सोनेट को आप एलिजाबेथन सोनेट भी कह सकते हो, ठीक है, और शेक्सपियरियन सोनेट भी कह सकते हो। एलिजाबेथन एज के बारे में तो आप पढ़ चुके हो ना, जब आपने पढ़ा था स्टार्ट में ही उसको, डॉक्टर फास्टस को, तो आपको पता चल गया था कि एलिजाबेथन एज क्या होती है। दोबारा बताएं। एलिजाबेथन जो सोनेट है, ठीक है, इंग्लिश सोनेट को क्या कहते हैं? एलिजाबेथन सोनेट। किसे कहते हैं? इंग्लिश सोनेट को एलिजाबेथन सोनेट भी कहते हैं और शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो शेक्सपियर था, ही वॉज द प्रैक्टिशनर ऑफ इंग्लिश सोनेट, ठीक है। उसने जो भी अपनी पोइट्री लिखी है उसमें उसने जो है इंग्लिश सोनेट को, इंग्लिश सोनेट के जो पैटर्न है उसको फॉलो किया है। इस वजह से हम इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं और एलिजाबेथन सोनेट भी कहते हैं, ठीक है। और एलिजाबेथन सोनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि 16वीं सेंचुरी और 16वीं सेंचुरी के अंदर कौन थी? वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ मौजूद थी, ठीक है। इस वजह से उसको एलिजाबेथन सोनेट का भी नाम दिया गया। अब वाइट ने क्या किया है, इसने जो ये 14 लाइंस का पैटर्न स्पेसिफिक कर दिया था ना पेट्रार्क ने, लेकिन जो वाइट था इसने उसको स्पेसिफिक नहीं रखा, ठीक है। यानी कि इसने इसकी राइमिंग स्कीम जो है, वाइट ने
जिस राइमिंग स्कीम के साथ सोनेट लिखा, इसने सिर्फ सोनेट नहीं लिखा बल्कि इसने ओड भी लिखे हैं, सॉन्ग्स भी लिखे हैं। और इसने जिस तरह पेट्रॉर्क ने 14 लाइन पे फिक्स कर दिया सोनेट, इसने वैसे नहीं किया। और इसकी राइमिंग स्कीम भी चेंज हो गई इससे पेट्रॉर्क से, ठीक है। इसकी राइमिंग स्कीम ऐसे थी, जो ये पेट्रॉर्क था इसकी राइमिंग स्कीम जो थी, कैन आई रेज इट, ठीक है। पेट्रॉर्क जो है वो इस राइमिंग स्कीम से लिखता था। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना 8 लाइंस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 लाइंस का एक ऑक्टेव था और उसके अंदर राइमिंग स्कीम ये होती थी, आ बाबा आ बाबा, ठीक है। और नीचे वाली 6 लाइंस की जो राइमिंग स्कीम थी वो होती थी खा डा आ, ठीक है। या इस तरह भी हो सकती थी खा डा, ठीक है। या ऐसे हो सकती थी। 3 पॉसिबिलिटीज है, खा डा आ या खा डा, सॉरी खा डा, ठीक है। ये आपको चीज़ें आपके जो क्वेश्चंस पढ़ोगे उसमें आपको मिल जाएंगी। खा डा, ठीक है। या खा डा या खाडा आडा का, ये 3 पॉसिबिलिटीज थी। नीचे वाली जो 6 लाइन थी उसकी राइमिंग स्कीम ऐसी होती थी, ठीक है। और ऊपर वाली जो 8 लाइन थी उसकी राइमिंग स्कीम ऐसी होती थी। अब वाइट ने इसमें क्या चेंजेस की, उसने राइमिंग स्कीम कैसी बनाई सोनेट की, आबा, ठीक है, खाडा, आफा, गा, ठीक है। कितनी लाइंस बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पूरी होगी, ठीक है। उसने कहा, उसने इसकी 14 लाइंस की जो राइमिंग स्कीम थी उसको चेंज करके इस तरह से राइमिंग स्कीम बनाई, ठीक है। यानी कि उसने ऊपर अब ये क्या हुए, ये अगर 4 लाइंस हैं तो इनको कलेक्टिवली क्या कहेंगे कि ये क्या है, राइट, क्वार्टरन, ठीक है। यानी कि जो इंग्लिश सोनेट है इट कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्टरन्स, 1 2 3 क्वार्टरन्स एंड अ फाइनल कपलेट, ठीक है। इसने जो एंडिंग अपनी सोनेट की देता था वो कपलेट के साथ देता था, जो कि पहले कभी किसी राइटर ने नहीं दी थी, ठीक है। ये फर्क था इसकी पेट्रॉर्क की राइमिंग स्कीम में और इसकी राइमिंग स्कीम में। अच्छा, ये इसको भी रेस नहीं किया जी। लेकिन नो मैटर, यानी कि स्टार्ट में उसने उसने शुरू में जब पोइम इसके सोनेट के पैटर्न को चेंज किया तो उसने ऐसे लिख दिया आ बाबा आ खा डाडा खा, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि जो वाइट की जो पोइट्री है ना उसमें राइमिंग स्कीम डिफरेंट चलती आ रही है, फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। कहीं पे आबा मिलेगी, कहीं पे आबा इकट्ठा मिलेगी, इस तरह से। हाँ, इटालियन जो पेट्रॉर्क था, हाँ उसकी फिक्स नहीं थी और इसकी फिक्स थी पेट्रॉर्क की, लेकिन वाइट की जो थी राइमिंग स्कीम वो फिक्स नहीं थी। कैन आई रेज इट? ये वाला साइड से कर दो। ठीक है, वाइट ने जो है वो सोनेट के बारे में क्या अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं, अब हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया कि पेट्रार्क ने जब लिखा था तो उसने 14 लाइंस पर बेस्ड एक पोइम लिखी और उसने कहा कि इसकी राइमिंग स्कीम फिक्स्ड होनी चाहिए, इसके अंदर जो मीटर होना चाहिए वो भी फिक्स्ड होना चाहिए, इसमें पर्सनल फीलिंग्स एक्सप्रेस होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब ये वाइट उठा
तो इसने सबसे पहला काम क्या किया कि इसने एज अ ट्रांसलेटर काम करना शुरू किया, ठीक है। इसने इटालियन पोइम्स उठाई, वाइट पेट्रॉर्क की पोइम्स उठाई, इटालियन लैंग्वेज में जो लिखी हुई थी उसको इसने ट्रांसलेट करना शुरू किया इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। पहला काम इसने ये किया, ठीक है। जब इसने इंग्लिश ट्रांसलेशंस करना शुरू कर दी तो फिर इसने एक बात सोची, इसने ये सोचा कि मैं तो इमिटेशन ही कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मैं नकल कर रहा हूँ। इमिटेशन का मतलब नकल करना, कि यानी कि मैं इटालियन लैंग्वेज को, ये फर्स्ट राइटर था जिसने इटालियन सोनेट्स को इंग्लिश लैंग्वेज में तो इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन उसने कहा कि जो मेरी अपनी जो थिंकिंग है वो इससे जो है डिस्ट्रॉय हो रही है, मुझे अपना भी कोई स्टाइल इख्तियार करना चाहिए, अपने भी कोई तौर तरीके इस्तेमाल करें, अपने स्टाइल में भी कुछ लिखना चाहिए। तो फिर इसने मज़ीद, शुरू में तो ये एज अ ट्रांसलेटर काम करता रहा है, और इसी तरह आप जाफरी चासर को भी पढ़ोगे, वो उसने भी अपना जो काम है, अपना जो कैरियर है वो एज अ ट्रांसलेटर स्टार्ट किया था, और उसने जो है वो फ्रेंच पोइम्स को ट्रांसलेट करना शुरू किया था एज अ राइटर। हाँ, और वाइट ने जो है वो इटालियन को। इसी वजह से इस एज को एज ऑफ ट्रांसलेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले या कोई क्वेश्चन आ जाए कि एज ऑफ ट्रांसलेशन में ऐसा कौन सा पोइट ठहरा हुआ है, या एज ऑफ ट्रांसलेशन के किसी पोइट की क्वालिटीज़ बयान करें, या एज ऑफ ट्रांसलेशन की किसी पोइट की कॉन्ट्रीब्यूशंस बताएं, तो हम उसमें वाइट को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो एज अ ट्रांसलेटर इसने काम करना शुरू किया। उसके बाद इसने मज़ीद ये इसने चेंजेस करना शुरू कर दी। इसने जो पेट्रॉर्क ने जो राइमिंग स्कीम हमें फिक्स्ड 14 लाइंस की राइमिंग स्कीम बताई थी, इसने उसमें चेंजेस की, ठीक है, राइमिंग स्कीम में। उसके अलावा इसने ओड भी लिखे हैं, और सॉन्ग्स, हाँ जी, सोनेट्स भी लिखे हैं, सॉन्ग्स भी लिखे हैं। उसके अलावा वो, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसकी जो पोइट्री है इसके अंदर आपको कोई बम्बास्टिक किस्म की लैंग्वेज नहीं मिलने वाली, बड़े बड़े इवेंट्स नहीं मिलने वाले। कॉम्प्लेक्स इसकी पोइम हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पैराडॉक्सेस, एपिग्राम्स और ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, ठीक है। और सब्जेक्ट मैटर इसने पेट्रॉर्क से ही कॉपी किया था, पेट्रॉर्क से ही इसने लिया था। पेट्रॉर्क जो था उसका भी सब्जेक्ट मैटर लव था, ठीक है, वो भी लव पे ही बात करता था, और इसने भी जो है वो लव का ही थीम लेकर उस पर सारी डिस्कशन की है। इसकी पोइट्री में हमें एक फ़र्क ये नज़र आता है पेट्रॉर्क की और इसकी वाइट की। वो डिफरेंस ये है कि जो पेट्रॉर्क था, इसका रेफरेंस आप जॉन डन में भी पढ़ के आए हो कि पेट्रॉर्क ये कहता था कि लवर को हमेशा हम्बल होना चाहिए, हमेशा जो बिलवड है उसके आगे झुका हुआ होना चाहिए, वर्शिपर होना चाहिए लवर को बिलवड के सामने। लेकिन जो, जैसे कि आपने पढ़ा है कि जॉन डन ने भी क्या किया है, इन चीज़ों को कंडेम किया है, ठीक है, और उसने अनकन्वेंशनल पोइट्री की है अपनी, यानी कि उसने कहा है कि नहीं, जो लवर है उसको कभी भी वर्शिपर नहीं होना चाहिए। ये सेम लाइक दैट जो वाइट है वो भी यही बात कर रहा है कि लवर को जो है वो वर्शिपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो गिव एंड टेक की बात करता है, गिव एंड टेक लव की बात करता है अपनी बिलवड से, और जस्टिस की बात करता है अपनी बिलवड से, ठीक है। ये इसकी एज अ लव पोइट्री अगर हम देखें तो एक बड़ी चेंज जो है वो यही हमें नज़र आती है कि पेट्रॉर्क पोइट्री में लवर जो है वो हमेशा हम्बल रहता है, ठीक है, और झुका हुआ रहता है, जबकि वाइट की पोइट्री में ऐसा नहीं है, गिव एंड टेक की वो डिमांड करता है। मीटर, किसी भी पोइम का मीटर चेक करने के लिए हमें किन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं ये डिस्कस करने लगी हूँ। सबसे पहले हमें स्लेबल का पता होना चाहिए, ठीक है। स्लेबल मीन्स पल्सेस का मौजूद होना। इन अ पोइम देयर कैन बी stressed and
unsuppressed syllable. Combination of suppressed and unsuppressed syllable make a rhythm. मीटर फाइंड करने के लिए किन बातों का हमें पता होना चाहिए कि सिलेबल क्या होता है, ठीक है। एक पोइम के अंदर स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स दोनों हो सकते हैं, ठीक है। जब स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल मिलते हैं तो वो एक रिदम बनाते हैं। और मीटर किस चीज़ का नाम है? मीटर पोइट्री की लाइंस के अंदर मौजूद उसी रिदम को चेक करने का नाम है, ठीक है। उसको हम मीटर कहते हैं। सिलेबल किसे कहते हैं? यस, जैसे मैंने वर्ड लिखा है ये मैंने 2 वर्ड लिखे हैं। आप इसको प्रोनाउंस करें। आप इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इसको आप देखें, आपने जब प्रोनाउंस किया ना तो आपने स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड का ख्याल नहीं रखा। इट्स मीन जब हमें ये पता चल जाए कि कहाँ पे स्ट्रेस देना है और कहाँ पे अनस्ट्रेस देना है तो फिर हमारी उसी चीज़ से हमारी प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर होती है, ठीक है। उसी चीज़ का कहीं भी किस जगह के ऊपर जोर देना, किस वर्ड में हाँ, उसी चीज़ का नाम सिलेबल है। अब जैसे एप्पल है, ये मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है ना, इट्स मीन के जो चीज़ कैपिटल लेटर में ये मैंने लिखी है तो ये स्ट्रेस शो कर रही है, हाँ, ठीक है। तो इट्स मीन ये क्या हो गया? स्ट्रेस सिलेबल, ठीक है। और इसको हमने अनस्ट्रेस रखना है तो फिर ये क्या हो गया? अनस्ट्रेस्ड, ठीक है। सिलेबल दोनों मतलब पूरा एक वर्ड है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेस और अनस्ट्रेस। हाँ जी, यानी कि हम ये स्ट्रेस्ड सिलेबल है और ये अनस्ट्रेस्ड। एप्पल, एप्पल एंड वाली जो वर्ड टून है, एंड जहाँ पे वर्ड करो उसको इजी गोइंग रखना है, ठीक है। अनस्ट्रेस रखना है। स्ट्रेस कहाँ दिया मैंने? फर्स्ट पार्ट के ऊपर, ठीक है। अब फैंटास्टिक, आपने बोला फैंटास्टिक, इट इज रॉन्ग, ठीक है। फैंटास्टिक, ठीक है। आपने फील किया कि मैंने ठैस के ऊपर जो है वो स्ट्रेस दिया, फैंटास्टिक, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? ये अनस्ट्रेस्ड रहा, ये भी अनस्ट्रेस्ड रहा। स्ट्रेस कहाँ पे था? यहाँ पे, ठीक है। तो इसी चीज को फिर पता किससे चलता है? क्या चीज? कैपिटल लेटर से पता चलता है कि किसी भी वर्ड के अंदर पे वो सिलेबल कहाँ पे आ रहा है। Label actually pulse को कहते हैं, okay? Then you can speak. यहाँ पे अपना हाथ रखें। जब आप बोलेंगे ना, आप कहेंगे ना एप्पल, यहाँ से लेके आप अपना हाथ रखें, इसको ट्राई करें, बोलें एप्पल, एप्पल, यस, आता है ना, एक पल्स आती है ना, फिर करके देखें। फैंटास्टिक बोलें, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, देखें कितनी पल्स आती है, जितनी पल्स आती है उसको सिलेबल कहते हैं, ठीक है। अब पोइम के अंदर जो है वो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स जो हैं वो दोनों हो सकते हैं। और जब ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स जो हैं वो क्या बनाते हैं? रिदम बनाते हैं, ठीक है। अब जब अगर मैं इस तरह से बोल दूं कि फैंटास्टिक,
ठीक है। आप कहोगे कि इसमें तो कोई रिदम नहीं है, आपको रिदमिक तो कोई चीज़ नहीं लगेगी। जब मैं किसी चीज़ को अनस्ट्रेस रखूंगी और किसी चीज़ पे स्ट्रेस दूंगी तभी वो रिदम बनेगी ना। रिदम कब बनेगी कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कहाँ पे स्ट्रेस देना है और कहाँ पे अनस्ट्रेस देना है, ठीक है। जब हम इस तरह से किसी चीज़ को बोलेंगे तो फिर रिदम बनती है। और मीटर किसे कहते हैं? मीटर का कोई इसके साथ लिंक है ना स्कूटी के साथ? हाँ बिल्कुल है। रिदमिक का तो एलिमेंट इसमें मुझे लगता है। हाँ, एक मिनट में बताती हूँ। कुछ 1-2 पॉइंट में शायद मिल जाए। आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ते हुए कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे कोई या एग्जाम में आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला कि इसकी राइमिंग स्कीम फाइंड करो या इसका रिदम फाइंड करो। ये एक आपकी जो है वो एक नॉलेज के लिए मैं ये तमाम चीज़ें बस बता रही हूँ, ठीक है। मेरे पास भी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो नॉलेज मैं नहीं रखती, जितना मैं रखती हूँ आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। स्लेबल मैंने क्या बताया कि स्लेबल क्या है? स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस्ड। यानी कि पल्सेस को काउंट करना जो है वो स्लेबल होता है। स्लेबल 2 तरह के होते हैं, एक स्ट्रेस स्लेबल और एक अनस्ट्रेस्ड स्लेबल, ठीक है। जब स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड स्लेबल मिलते हैं तो एक रिदम बनाते हैं। एक इंसान अगर गाना गा रहा है, ठीक है, वो गाना गा रहा है तो उसे पता होगा ना कि उसने अपनी उसमें रिदम होती है ना। तो जब वो जो जजेस बैठे होते हैं वो क्यों बैठे होते हैं? वो यही तो चेक कर रहे होते हैं कि कहाँ इसने स्ट्रेस दिया और कहाँ स्ट्रेस रखा। कहाँ पे सो रहा है, कहाँ पे है। जी। Be cool, teacher. Please. ये ब्रेक ही लोगे तक ये 11 बज गए, 9 बजे की शुरू हुई। बस ये The wind back then. ये मैंने कोई एक लाइन लिखी है, ऊट पटांग सी, ठीक है। The wind that will be howling at all hours, ठीक है। मुझे खुद नहीं पता ये क्या है, ठीक है। अब मैंने इसमें कुछ जो है वो स्मॉल लेटर्स में आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ जो है वो कैपिटल लेटर्स में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मैं इसका एक पेयर बना देती हूँ मैं इसके। ठीक है, मैंने इनके पेयर बना दिए। ये कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। वन थिंग आई मिस्ड, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी कि इटालियन जो सोनेटर था, इटालियन सोनेट के अंदर, ठीक है, जो पेटरैक था उसने एक चीज़ फिक्स रखी हुई थी कि हर लाइन के अंदर जो है लाजमी तौर पे 10 सिलेबल्स होने चाहिए, ठीक है। अब ये मैंने एक लाइन लिखी है, मैंने इसका पेयर बना दिया, ठीक है। मैं कहती हूँ कि ये जो मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है वो अनस्ट्रेस्ड है, ठीक है, और जो कैपिटल लेटर्स में लिखा है वो स्ट्रेस्ड है, ठीक है। ये अनस्ट्रेस्ड है, ये स्ट्रेस्ड है, ठीक है। इसी तरह ये क्या हुआ? अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। इसी तरह ये भी अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, ठीक हो गया। अब ये जो मैंने पेयर बनाया है, जब एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल जब मिलते हैं तो ये एक पेयर बनाते हैं, ठीक है। दो चीजें मिलती हैं तो पेयर बनता है ना। ये अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड
स्लेबल जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, पेयर। इसको हम एक और नाम भी देते हैं फुट, कि ये एक 1 फुट है, ठीक है, ये क्या है 1 फुट। इसको मैंने एक नाम दे दिया, मैंने कहा कि इन 2 वर्ड्स के अंदर एक स्ट्रेस सिलेबल है और एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। और जब अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल मिलते हैं तो क्या बनता है, पेयर। और इसको हम एक और नाम भी देते हैं फुट का, ठीक है। इसको एक और नाम भी देते हैं एम्बिक, एम्बिक, ठीक है। एम्बिक का मतलब ये है, एम्बिक को आप हमेशा ये याद रखिएगा, बस एक बात याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि एम्बिक क्या होता है, पोएम के अंदर एम्बिक फाइंड करें, ठीक है, तो एम्बिक का क्या मतलब है, पेयर ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक है, अब इसको मैंने एक नाम दे दिया फुट का, ठीक है। ये भी एक फुट है, क्यों, क्योंकि इसमें भी एक स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। ये भी एक फुट है, ठीक है, इसमें भी एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल है। इसमें भी एक अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड है, ठीक है। तो ये भी क्या बना, एक फुट या एक पेयर, ये भी एक पेयर बना। तो ये कितने पेयर्स बन गए, कितने फुट बन गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कलेक्टिवली कितने बन गए, 5 फुट नहीं फिर कहेंगे, 5 फीट कहेंगे, ठीक है। ये 5 फीट बन गए, ठीक है। तो इसको पूरी लाइन को कलेक्टिवली फिर हम क्या कहेंगे, 5 किसी की कॉल आ रही है। इसको कलेक्टिवली क्या कहेंगे, 5 एम्बिक फीट, यानी कि 5 ऐसे फीट, 1 2 3 4 5 ऐसे फीट जो कि क्या रखते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, ठीक है। और इसको जिस लाइन के अंदर 5 फीट मौजूद हो उसको कलेक्टिवली हम पेंटामीटर कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम 5 को हटा दें, ठीक है, तो हम कहेंगे, हम इसको नाम यहाँ पे अगर मैंने लिखा है 5 एम्बिक फीट, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि 5 एम्बिक फीट आप बता रही हैं कि एक लाइन में, ठीक है, 5 एम्बिक फीट है, यानी कि 5 ऐसे फीट जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल रखते हैं, तो कलेक्टिवली आप उसे क्या कहूंगी, तो मैं कहूंगी कि मैं उसे कहूंगी एम्बिक पेंटामीटर। कि 5 ऐसे फीट जो के पेयर ऑफ स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल रखते हैं, ठीक है। क्या लिखा था नीचे, एम्बिक पेंटामीटर। एक सेकंड में आपको लिख के देती हूँ। अब अगर एक लाइन के अंदर, मैंने भी आपको ये एग्जांपल दी, जो मैंने लाइन लिखी थी उसके अंदर 5 फीट थे, ठीक है। और उन 5 फीट के अंदर जब हमने उसको सेपरेटली देखा तो हमें ये पता चला कि एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल मिलकर एक पेयर बना रहे हैं, उसको एक फुट भी कहते हैं, उसको एम्बिक भी कहते हैं। एम्बिक का मतलब होता है पेयर ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो 5 एम्बिक फीट जब मैंने कहा तो उसको कलेक्टिवली नाम दिया जा सकता है एम्बिक पेंटामीटर का। पेंटामीटर शो करता है 5 फीट को, ठीक है, 5 को। 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, डेफिनेटली वो मैं बताने लगी हूँ। अगर 1 फुट होगा, सिर्फ एक स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल एक लाइन में मौजूद है, सिर्फ एक, ठीक है, 1 फुट है, तो उसको नाम दिया जाता है मोनोमीटर का, ठीक है। अगर 2 फुट होंगे, 2 पेयर्स होंगे, तो उसको नाम दिया जाएगा डायमीटर, ठीक है। इसी तरह ट्रायमीटर, टेट्रामीटर। मैं 5 तक सिर्फ काउंट कर रही हूँ। अगर 1 फुट होगा तो उसको कहेंगे मोनोमीटर, 2 फुट होगा अगर लाइन में तो उसको कहेंगे डायमीटर, 3 फुट होगा तो उसको कहेंगे
ट्राईमीटर, 4 होगा तो टेट्रा और 5 होगा तो पेंटा। नाश्ता किया था सबने? लग तो नहीं रहा, बोल तो दिया करो, समझ आ रही है कि नहीं? टीचर ब्रेक ले लिया हमने। बस देने लगी हूँ। अच्छा जी, बस ये वाइंड अप होने लगा है, खत्म होने लगा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अगर 1 फुट होगा तो उसको मोनोमीटर कहते हैं, डायमीटर ट्राईमीटर। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक जो बात जहन में रखने वाली है वो एम्बिक को जहन में रख लें। ठीक है, कि एम्बिक क्या होता है? पेयर ऑफ स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल को जो है वो एम्बिक कहते हैं। और कलेक्टिवली अगर एक लाइन के अंदर हम 5 फीट पा रहे हैं, 5 फीट मौजूद है, तो उसको हम पेंटामीटर का नाम देंगे, एम्बिक पेंटामीटर। 4 फीट है तो टेट्रामीटर, 3 है तो ट्राईमीटर, 2 है तो डायमीटर, इसी तरह मोनोमीटर। ठीक है, तो ये तरीका होता है मीटर फाइंड करने का। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि अगर सपोज एक पॉइंट इसी अंदाज में लिखी हुई है, जैसे कि मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, एक लाइन जो है वो मोनोमीटर शो कर रही है, एक लाइन डायमीटर शो कर रही है, एक लाइन ट्राईमीटर शो कर रही है, एक लाइन टेट्रामीटर शो कर रही है, एक लाइन पेंटामीटर शो कर रही है। तो मैं कहूँगी कि इसमें से लेवल कम है, इसमें उससे थोड़े से ज़्यादा है, इसमें उससे थोड़े से ज़्यादा है, इसमें उससे थोड़े से ज़्यादा है, इसमें थोड़े से ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं कहूँगी ये इर्रेगुलर मीटर है, इर्रेगुलर मीटर शो कर रही है ये पॉइंट। अगर मैं कहूँ कि हर लाइन में ही पेंटामीटर आ रहा है, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो रेगुलर मीटर बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक लाइन दे देती हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, मैं कहती हूँ इसके अंदर 5 फीट हैं। अब मैं कहूँगी कि आप मुझे कोई बता सकता है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्लेबल्स कितने हैं? अगर हाँ, तो अगर यानी कि इजी वे क्या है इसको वो काउंट करने का, कि इसके अंदर एक पेयर है ना, इसके अंदर पेयर्स मौजूद है ना, और 2 का एक पेयर है, तो इसको अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है? 10 स्लेबल। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्लेबल काउंट करने का क्या तरीका है कि जितने फुट हैं उसको पेयर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। एक लाइन के अंदर जैसे मैंने पहले बताया 5 फीट है ना, ठीक है, 5 फीट है। ठीक है, तो हर एक फुट जो है वो एक पेयर है ना, 2 का पेयर है ना, तो इसलिए 5 फीट को हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस लाइन के टोटल नंबर ऑफ स्लेबल्स आ जाएंगे। ओके, हाँ, जितनी मर्जी हमारी पूछो, मसला नहीं है, लेकिन समझ आनी चाहिए। ठहरे में दोबारा से बता। समझ क्या नहीं है? ये देखिए 1 2 3 4 5, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि ये पेयर्स हैं। हाँ, ठीक है, ये पेयर है, ये किसका पेयर है? 2 का। ठीक है, 2 का पेयर है ना, ये भी 2 का पेयर है, ये भी 2 का पेयर है, ये भी 2 का पेयर है, ये भी 2 का पेयर है। ठीक है, 5 पेयर हो गए। ठीक है, इसको मैंने कहा ये 5 फीट है। मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 5 फीट है तो बताएं इसमें टोटल नंबर ऑफ स्लेबल कितने होंगे इस लाइन में? हाँ, तो आप कहोगे कि हर पेयर 2-2 का है, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 10 स्लेबल आ गए। ठीक है, 5 जो है वो फीट है और 2 जो है वो पेयर है। हाँ, यानी कि ऐसे 5 फीट जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड लेबल रखते हैं। ठीक है, तो हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10 लेबल। अगर किसी लाइन में 4 फीट हो, ठीक है, तो उसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो इट्स मीन कि उस लाइन में 8 स्लेबल है। ठीक है, इस तरह से स्लेबल हम जो है वो काउंट कर सकते हैं। That was the whole discussion about white. After some short break, I will start the poems. Thanks a lot for this break. ये आप दे देंगे यूट्यूब।